अब देखिए अगला वर्गीकरण जो है वो था स्वेज महोदय के द्वारा। स्वेज महोदय जो थे उन्होंने जो है आपके वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोप के बहुत सारे वोल्केनोज के बारे में स्टडी किया, और इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने 2-3 चीजों के बारे में जो है जानने की कोशिश करी। जैसे अभी हमने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया कई ज्वालामुखी के विषय में। अब जैसे ये है, ये मान लीजिए कि 50 किलोमीटर गहराई पे है, ये 60 किलोमीटर गहराई पे, ये 100 किलोमीटर गहराई पे, ये 200 किलोमीटर गहराई पे, ये 300 किलोमीटर गहराई पे। अब ज्वालामुखी का केंद्र 50 किलोमीटर गहराई पे, बाहर निकला पदार्थ, कुछ मिला, यहां से बाहर निकला कुछ मिला, यहां से बाहर निकला कुछ मिला, यहां से बाहर निकला 200 किलोमीटर गहराई से, यहां 300 किलोमीटर गहराई से आया, इसमें पदार्थ अलग अलग। तो जब जैसे यहां पर पाया, जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखा, यहां पर देखा, यहां पर देखा, यहां भी सिलिका पाया जा रहा है, यहां पर भी सिलिका पाया जा रहा है, यहां पर भी सिलिका पाया जा रहा है, यहां पर भी जो है सोडियम कैल्शियम पोटेशियम पाया जा रहा है, यहां पर भी सोडियम कैल्शियम पोटेशियम पाया जा रहा है, यहां पर भी सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ज्यादा पाया जा रहा है। यहां पर अगर देखें तो यहां पर जैसे सोना है, चांदी है, आपके मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये सब ज्यादा मिल रहा है, तो यहां पर भी मैग्नीज, सोना, चांदी जो है ये सारी चीजें ज्यादा मिल रही। तो अगर ऐसा है तो इन्होंने ये स्टडी किया कि कितनी गहराई तक कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है, और पदार्थ के आधार पर इन्होंने जो है इस पूरे पृथ्वी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पृथ्वी का वर्गीकरण कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं या किस तरह से इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो इसमें इन्होंने यही बताया कि पृथ्वी की सतह पर जो आपके एक तरह से अगर हम अंदर की ओर जाएं तो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, और अलग अलग पदार्थ में जैसे पृथ्वी के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो अंदर की ओर जाने पर जो है आपके एक तरह से जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ चलते चले जाते हैं तो पदार्थ डिफरेंट होते हैं। यहां ऊपरी भाग में क्या है, कम घनत्व वाला पदार्थ, यहां पर मध्यम घनत्व वाला पदार्थ, यहां पर अधिक घनत्व वाला पदार्थ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो पदार्थ मिल रहा था जिस जगह पर पदार्थ की सर्वाधिकता थी, उस आधार पर उसी को लेकर के, उसी पदार्थ को लेकर के इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। जैसे ऊपरी सतह पर बहुत हल्के पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के जो है आपके एक तरह से चट्टानें ज्यादा थी, सिलिका था, एल्युमिनियम था धातु में, तो ये सब जो है इस क्षेत्र में यहां जहां ज्यादा मिल रहा है, जिसमें सर्वाधिकता अगर देखें तो पदार्थों में सिलिका था और एल्युमिनियम धातु में, हल्का घनत्व वाला धातु ऊपर ज्यादा है। तो ऊपरी सतह पर जो है आपके ये दोनों मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में था उसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे उसके प्रथम 2 अक्षर लिए उन्होंने, जैसे सिलिका लिखा जाएगा, सिलिका जो बालू के कण होते हैं, ऊपर मिट्टी में बालू के कण को बोलते हैं, उसी को सिलिका कहते हैं। एल्युमिनियम जो धातु होती है आप जानते हैं। तो अगर हम इसको लिखें, हम सिंबॉलिक नाम की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री में नाम की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, तो Mg जो है आपके सिंबॉलिक फॉर्म है उसका, सिंबॉलिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी में लिखने पर प्रथम 2 अक्षर जो आए उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इसी से क्या बना है, सियाल। तो सियाल जो बना है ये क्या है, Si से सिलिका, Al से एल्युमिनियम, क्योंकि ऊपरी भागों में जो है आपके सियाल और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम की सर्वाधिकता थी, इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो है आपके एक तरह से इसका नाम सियाल रख देते हैं। अब सियाल अंग्रेजी में ही लिखा जा सकता है ऐसे, अगर आप कहें कि सियाल कोई शब्द है और ऐसे लिख दें, बहुत सारी गाइड्स में आदमी लिखा रहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि सियाल कोई शब्द नहीं है। यहां पर अक्षर, अल्फाबेट्स का अपना मतलब है, इसलिए उसको हिंदी में कभी नहीं लिखा जा सकता, हिंदी का ये शब्द नहीं है। तो आपको हमेशा, चाहे हिंदी वर्जन में लिख रहे हो चाहे हिंदी वर्जन, आपको लिखना सियाल को ऐसे ही पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि यहां पर इसके जो अक्षर है उसका अपना मतलब है। Si डिनोट कर रहा है सिलिका को, Al डिनोट कर रहा है एल्युमिनियम को, तो सियाल पढ़ा जा रहा है ऐसे। मध्यवर्ती भाग में आए तो मध्यम घनत्व वाले पदार्थ, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, सोना है, चांदी है, ये सब अधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर सिलिका, अब सिलिका यहां भी, दोनों जगह। तो यहां पर हल्के सिलिकेट्स थे, लाइटर सिलिकेट्स, जिनका घनत्व कम था, लेकिन यहां पर भी सिलिकेट्स थे,
तो जिनका घनत्व बहुत ज्यादा था, तो ये एक तरह से सिलिका जो आपके था हेवियर सिलिकेट्स थे। और धातु में अगर देखें या फिर जो तत्वों में अगर हम देखें तो सिलिका के साथ साथ और क्या चीज थी, मैग्नीशियम ज्यादा था। अब मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, लेकिन आप यहां पर ये नामकरण कैसे कर रहे हैं, अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो प्रथम दो अक्षर मैग्नीशियम अगर आप लिखेंगे तो MAGNESIUM, तो MAG, तो प्रथम दो अक्षर क्या आया, Ma मैग्नीशियम में। तो सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर के क्या बना, सीमा। तो यहां पर क्या है, ये सीमा को प्रदर्शित करता है Si और Ma। तो Si और Ma क्या है, ये आपके एक तरह से दो चीजों को, हेवियर सिलिकेट्स, भारी सिलिकेट यहां पे है, और मैग्नीशियम को प्रदर्शित कर रहा है। मैग्नीशियम की मात्रा इस क्षेत्र में यहां पर ज्यादा है। जबकि केंद्र में अगर आप जाएंगे, बहुत ज्यादा भारी घनत्व वाले पदार्थ होते हैं, अत्यधिक घनत्व वाले, जैसे टंगस्टन है, निकल है, लोहा है, ये सब अधिक घनत्व वाले पदार्थ ज्यादा आपको मिलते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिकता देखी गई, वो देखी गई निकल की। निकल को अगर लिखेंगे तो Ni प्रथम अक्षर होगा। और फेरम अगर लिखा जाएगा, फेरम क्या है, आयरन को कहते हैं। तो आयरन दो रूप में होता है, फेरिक और फेरस के रूप में। तो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड जैसे आप पढ़ते होंगे, तो इन्हीं को, और लोहे को जो क्या बोलते हैं, फेरम। तो फेरम अगर हम बोलेंगे, फेरम अगर लिखेंगे तो FeRRUM फेरम होता है। तो फेरम जब लिखेंगे तो Fe प्रथम दो अक्षर आया, तो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि फेरम का प्रथम दो अक्षर लिख रहे हैं Fe। तो Ni प्लस Fe मिलकर निफे हो गया। तो ये क्या है, निफे। तो स्वेस ने किस आधार पर वर्गीकरण किया कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ कहां कहां पर ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, उस आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया कि कौन कौन से पदार्थ किस किस जगह पर स्थित हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये वर्गीकरण जो आपके होता है सियाल का, वो इस तरह से। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, ये काउंट नहीं करता कि 300 किलोमीटर गहराई तक ये है, 1000 से 2000 किलोमीटर, 3440 किलोमीटर इन्होंने गहराई बताई जो है आपके एक तरह से इसकी, इस भाग की। तो ये तो इसकी रेंज है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये सब लर्न नहीं करना आपको। क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चन जैसे बनता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग का नाम क्या है। अब डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। खैर, जब ये सारे ऑप्शंस कर लेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब पदार्थ के आधार पर सबसे पहली चीज जो है आपके ये होती है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पूरी पृथ्वी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा है। तो अगर कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर हम एनालिसिस करें तो सिलिका यहां भी है, सिलिका यहां भी, इसके मतलब सिलिका पूरे में पाया जा रहा है, जबकि सिलिका सिर्फ यहीं तक है, अंदर नहीं है, और उतनी ज्यादा मात्रा भी नहीं है। लोहा जो है यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन इन सभी जगह की तुलना में यहां सबसे ज्यादा है। पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण नहीं है। जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, वो प्रेजेंट है यहां, इस आधार पर नहीं है। पदार्थ की सर्वाधिकता के आधार पर, कहां पर वो ज्यादा मौजूद है। तो लोहे का नाम यहां आ रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि लोहा यहां मौजूद है। लोहा ऊपरी सतह पर भी मौजूद है, हम लोगों को भी मिलता है, खुदाई करते हैं हम लोग जो है लोहे को प्राप्त करते हैं इसके ओर से। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर। तो इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाता है, देखिए दो चार प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो खूब पूछे जाते हैं। पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा लोहा। सिलिका मत लगाइएगा, लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर क्या हुआ, लोहा। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ तत्व कौन सा है या पदार्थ कौन सा है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, अगर ये पूछा जाए। जितने दिख रहे हैं इसमें कोई नहीं है। सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। पूरे ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसीलिए अंदर जीवन नहीं है। पृथ्वी के भीतर अगर जाएंगे, पृथ्वी के ऊपरी परत पे ही कुछ किलोमीटर गहराई तक ही आपके खाली सीमित है ऑक्सीजन। तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं है, कुछ मीटर गहराई तक जो है आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति कुछ किलोमीटर तक ही केवल सीमित होता है। 50 किलोमीटर गहराई तक भी नहीं है, मतलब पूरे क्रस्ट में नहीं है, क्रस्ट का सिर्फ ऊपरी जो है पट्टी में है। तो ये जो है आपके जो गहराई है जहां तक जीवन पाया जाता है बहुत ज्यादा होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक अनुमानित है ये होना चाहिए।
जहां तक आपके, या आप ये कह सकते हैं जहां तक औषधि चट्टाने मिले, जिसमें कि आपके क्या है, जिसमें पानी आपके रिस सके, जहां पे पानी होगा वहां तक जीवन मान सकते हैं आप। लेकिन जो पानी जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा गहराई पे मिलता नहीं है, इतनी गहराई है नहीं, इसलिए आप देखते हैं कि आपके ऊपरी भाग में ही सीमित है ऑक्सीजन। और हर एक चीज ऑक्सीकृत अवस्था में मिलती है। जब आप एल्युमिनियम निकालते हैं तो एल्युमिनियम कैसे निकलता है? बॉक्साइट के फॉर्म में। अगर आप लोहा निकालते हैं तो कैसे निकलता है? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इन सब फॉर्म में। कैल्शियम आप निकालते हैं, कैसे निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह से जितनी चीजें आप निकालेंगे चट्टानों से, सब जगह ऑक्सीजन मौजूद है, सब ऑक्सीजन मौजूद है। हर तत्व में कोई भी चीज आप निकालेंगे तो पृथ्वी के ऊपरी सतह में ऑक्सीजन की उपस्थिति सिर्फ ऊपरी सतह में है। इसीलिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है जल, वाटर। वाटर कैसे बना है? हाइड्रोजन के साथ जो है आपके ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो जहां तक ऑक्सीजन पाया जाएगा वहीं तक जल पाया जाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी में कहीं जल भी नहीं है अंदर। पृथ्वी कुछ गहराई तक सिर्फ जल मिलता है, ऊपरी सतह तक कुछ जल मिलता है। अब यहां पर जैसे हम लोग ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा था, अब बात यह हो रही थी कि जो ऊपर की प्लेट है वो तैर रही है, ये ऊपर की प्लेट तैर रही है। किस पर तैर रही थी? अब आपको ये मिला, ये पिघला हुआ क्षेत्र। इस पिघले हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके एस्थेनोस्फीयर, पिघला हुआ मंडल। ये पिघला हुआ क्षेत्र था। तो ये क्या है? ये पदार्थ जो आपके एक तरह से है, मेटल है, मिनरल्स है, वो सब पिघल गए हैं अधिक तापमान के कारण। इसी पिघली हुई अवस्था के ऊपर ये तैर रहा है पूरी प्लेटें, और इसी प्लेट पर स्थल भी पाया जाता है, जल भी कहीं कहीं पाया जाता है। इसका मतलब जल भी तैर रहा है। किस पर? पिघले हुए पदार्थ पर। तो ये जो ऊपर के हिस्से टूट जो है आपके तैर रहे हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, चाहे महाद्वीप कहिए चाहे महासागर कहिए, महाद्वीप महासागर सब तैर रहे हैं। किस पर? इस पिघले हुए पदार्थ पर, जिसको एस्थेनोस्फीयर, जो मैग्मा कहलाता है, जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद निकलता है, सब उसी पर सारी चीजें तैर रही हैं। और जो टुकड़े तैर रहे हैं, इसी टुकड़े पर ऊपर अगर स्थल है तो हम इसको कहेंगे महाद्वीप है, हम लोग जहां रहते हैं जमीन दिखती है, और ऊपर अगर पानी भरा हुआ है तो हम कहेंगे महासागर है। तो महासागर भी तैर रहा है। ऐसा नहीं कि जल के ऊपर पृथ्वी तैर रही है, जल के ऊपर नहीं तैर रही है। जल तो कुछ गहराई पर आपके मिलेगा बस, और नहीं मिलेगा। सारी चीजें तैर रही किस पर? एस्थेनोस्फीयर पर, पिघला हुआ। और एस्थेनोस्फीयर बना कैसे था? आपके रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन करने से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब कंबाइन करता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट करता है तो डिसइंटीग्रेशन से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिसकी वजह से जितनी चट्टाने हैं सबको पिघला देता है, और ये पिघली हुई अवस्था में तैरता रहता है। और जिसकी वजह से इसके ऊपर ये जो है आपके प्लेटें तैरती हैं, और ये प्लेटें जो तैर रही हैं वो कैसा बताया गया? जिस तरह से जहाज जल के ऊपर तैरता है, वो उसी तरह से ये भी तैर रही हैं प्लेटें इस पिघले हुए पदार्थ पर। और इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है। तो ड्रिफ्ट की बात की गई थी इसीलिए। तो यहां पर भी क्या है? तो अब यहां पर जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? सिर्फ ऊपरी सतह पर पाया जा रहा है, अंदर नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति सिर्फ यहीं पर होती है। वजह क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति सिर्फ ऊपर है, अंदर कहीं नहीं है। तो ऊपरी सतह पर अगर कहा जाए कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर यह पूछा जाए, तीसरा क्वेश्चन, अगर यह पूछा जाए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन सा है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ चीज, तब आंसर हो जाएगा सिलिका, SiO2, इसी को सिलिका कहते हैं। तो सिलिका हमेशा ऑक्सीकृत अवस्था में मिलता है, तो इसलिए सिलिका यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ऊपरी भाग का सिलिका जो है वो ऑक्सीकृत अवस्था में है, ऑक्सीडाइज्ड है। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि अगर ये कहा जाए कि ऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में किसका है, तो सिलिका का है। तो सिलिका ऑक्साइड के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अलग कर दें आंसर अलग हो जाता है। पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, आंसर हो जाएगा। कहा जाएगा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? ऑक्सीजन। पूरी पृथ्वी पे
या ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऑक्साइड पाया जाएगा? सिलिका। तीनों के ऑप्शन अलग अलग हो गए। फिर प्रश्न क्या होगा? फिर प्रश्न होगा कि पृथ्वी अब ये 300 किलोमीटर गहराई तक है, और जबकि आपने पढ़ा था भूपर पट्टी कहां तक होती? 200 किलोमीटर गहराई तक। इसके मतलब कि 200 किलोमीटर गहराई ये हुआ, तो इसके ऊपर ही ये पिघला हुआ पूरा क्षेत्र है, एस्थेनोस्फीयर। तो इसके मतलब सियाल के ही भाग में आपके एक तरह से जो है पिघला हुआ क्षेत्र मिलेगा। इसलिए ज्वालामुखियों का केंद्र अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इस वर्गीकरण के अनुसार? सियाल। तो पिघला हुआ क्षेत्र एस्थेनोस्फीयर इसका यहां पर मौजूद है। अब देखिए, ये तो इनका वर्गीकरण था और इसके आधार पर हम लोग ने देखा जो कि कौन कौन सा भाग कहां कहां पर स्थित है। फिर एक और वर्गीकरण आया और ये वर्गीकरण था वैंडरग्राट का। वैंडरग्राट ने क्या किया? इन्होंने आंतरिक भाग में देखा कि कौन सी अवस्थाएं पाई जा रही, उसी अवस्था के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। तो इन्होंने पहले भाग को कहा लिथोस्फीयर। हर एक शब्द का अपना अपना मतलब है। लिथो मतलब होता है चट्टान, स्फीयर मतलब मंडल, अर्थात चट्टान मंडल जिसका अभिप्राय हुआ। तो ऊपरी सतह को जो 100 किलोमीटर गहराई तक थी, तो इसको इन्होंने क्या कहा? लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर गहराई तक का क्षेत्र है जो कि आपके एक तरह से पाया जाता है। और ये इसको क्या माना? क्योंकि मेनली जो है आपके एक तरह से जो पिघला हुआ क्षेत्र माना जाता है वो 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। 30 किलोमीटर के बाद पिघलाव शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन क्षेत्र है वो 100 से 200। तो 100 से 200 के मतलब ये हुआ कि बस 100 किलोमीटर के नीचे यही पिघला हुआ क्षेत्र शुरू हो गया। ये पिघला हुआ क्षेत्र है। तो लिथोस्फीयर जिसको कहा जा रहा है, ये चट्टान मंडल ऊपरी सतह पर। क्यों? वैंडरग्राट ने देखा हर जगह, कहीं पर कमजोर चट्टान है, कहीं पर मुलायम चट्टान है, कहीं कठोर चट्टान है, कहीं जा रहे हैं कहीं काली मिट्टी दिख रही है, कहीं पे लाल मिट्टी दिख रही है, कहीं पे पीली मिट्टी दिख रही है। ऊपरी सतह पर अलग अलग चट्टानें, अलग अलग देश में अलग अलग चट्टानें। तो इन्होंने कहा कि ऊपरी सतह पूरा विभिन्न चट्टानों का मंडल है, अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को चट्टान मंडल का नाम दे दिया लिथोस्फीयर। तो ऊपरी सतह पर चट्टानों की विभिन्नता, इसलिए चट्टान मंडल। अंदर आए, अंदर इन्होंने देखा कि 100 से 200 किलोमीटर गहराई के बीच में सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिसकी वजह से आपके सारा क्षेत्र पिघला हुई अवस्था में है। और पिघली हुई अवस्था में होने की वजह से यहीं पर ज्वालामुखी के जो है आपके केंद्र मिलते हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अत्यधिक तापमान होने की वजह से इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया? पायरोस्फीयर। तो पायरोस्फीयर क्या है? पायरो मतलब अति उच्च तापमान, बहुत सारा तापमान, स्फीयर मतलब मंडल। तो पायरोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? अति उच्च तापमान, पायरोस्फीयर। तो ये बहुत ज्यादा तापमान, तो उच्च तापमान मंडल इसको नाम रखा गया। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च तापमान मंडल। पायरो मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर, स्फीयर मतलब जोन, क्षेत्र। तो जोन ऑफ हाई टेम्परेचर जिसका अभिप्राय हुआ। जैसे ये क्या है इंग्लिश में अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, जोन ऑफ रॉक्स, चट्टान मंडल, जोन ऑफ हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा तापमान होता है। और वैंडरग्राट ने कहा जब अंदर की ओर जाते हैं पृथ्वी के केंद्र के आसपास का क्षेत्र बहुत भारी घनत्व वाला होता है, बहुत भारी। तो केंद्र के चारों तरफ बहुत भारी पदार्थ होता है, वही पृथ्वी का पूरा केंद्र है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? तो इसको बैरी स्फीयर कहा गया। बैरी स्फीयर क्यों कहा जाता है? बैरी मतलब होता है सघन, डेंस, स्फीयर मतलब क्षेत्र, इसका मतलब सघन मंडल इसको कहा गया। तो इसको सघन मंडल, केंद्र मंडल या इसी को गुरु मंडल कहा गया। गुरु किसको कहते हैं? केंद्र को। तो गुरु मतलब होता है केंद्र, तो गुरु मंडल इसको कहा जा रहा है, केंद्र मंडल कहा जा रहा है, या सघन मंडल कहा जा रहा है, या घनत्व मंडल कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये रीजन ऐसा था जहां पे हाई डेंसिटी है। तो ये रीजन क्या कहलाया? रीजन ऑफ रॉक्स। ये क्या कहलाया? रीजन ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये क्या कहलाया? रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, सर्वाधिक घनत्व। तो चट्टानों की विभिन्नता, चट्टान मंडल, तापमान की अधिकता, तापमान मंडल, घनत्व की अधिकता, घनत्व मंडल। जो भी चीज जिस जगह पर ज्यादा थी उसी आधार पर वैंडरग्राट ने इसका वर्गीकरण कर दिया। अब इनके वर्गीकरण के अनुसार अब ज्वालामुखी कहां स्थित है? पायरोस्फीयर।
तो पायरोस्फीयर क्षेत्र होता है जहां पर ये ज्वालामुखी स्थित होता है। तो इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिकों ने जो है आपके इस तरह से जो है इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये जो है आपके वैन डर ग्राट का वर्गीकरण होता है जो कि हम लोग इस तरह से यहां पर पढ़ते हैं। एक छोटा सा वर्गीकरण और जो कि बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, होम्स ने, जैसे आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि अंदर जो है आपके कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी कि मैग्मा जो है वो आपके साइक्लिक अवस्था में चल रहा है, ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी में जैसे मैग्मा ने जैसे होम्स ने बताया था तो वो उनकी थ्योरी, तो उसी आधार पर इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो पार्ट में बांट दिया। ऊपरी भाग भूपर पट्टी पपड़ी इन्होंने कहा 1500 किलोमीटर गहराई तक, और उसके बाद सब स्ट्रेटम, दो पार्ट में इन्होंने बांटा। और इसका जो वर्गीकरण है ये दो तरह से इन्होंने डिफाइन तो किया, लेकिन बस इन्होंने कहा कि ऊपरी भाग कम घनत्व वाला है, हल्के चट्टाने हैं, यहाँ पे घनत्व की मात्रा कम है, यहां पर घनत्व की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा है। इन्होंने सिर्फ कम और ज्यादा के आधार पर दो पार्ट में बांटा, कम घनत्व ज्यादा घनत्व, हल्के पदार्थ भारी पदार्थ, इस तरह से कम तापमान अधिक तापमान। तो इसलिए आधार पर इन्होंने दो पार्ट में बांटा, जो कि वर्गीकरण बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है ये सिद्धांत, ये जिनका वर्गीकरण है। तो इस तरह से जो है होम्स ने जो है आपके सिर्फ दो चीजों का एनालिसिस किया, कोई चीज ज्यादा और कम। तो इसलिए कम तापमान ज्यादा तापमान, कम घनत्व अधिक घनत्व, हल्के पदार्थ भारी पदार्थ, इस तरह से जो है आपके दो पार्ट में क्रस्ट और सब स्ट्रेटम में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो पहले तीन सिद्धांत आपने पढ़े हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे आपने पढ़ा है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, प्लस स्वेस का वर्गीकरण, और प्लस जो है आपके वर्गीकरण जो कि जो है वैन डर ग्राट का है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, सारे वर्गीकरण पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या बना, हमने कहा पृथ्वी के ऊपरी सतह का नाम क्या है। कोई एक नाम नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन किस आधार पे बनाया गया, किस वर्गीकरण के अनुसार बनाया गया। इसलिए चार ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर कोई नाम नहीं है, ऑप्शन होना जरूरी है तभी आप बता पाएंगे, और नहीं तो फिर आपके 3-4 आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अगर इस वर्गीकरण के अनुसार बना है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह का नाम क्या है, क्रस्ट। अगर इस वर्गीकरण के अनुसार बना है, स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार, तब आंसर हो जाएगा सियाल, पृथ्वी के ऊपरी भाग का नाम। और अगर इस वर्गीकरण के अनुसार बना है वैन डर ग्राट के अनुसार, तब आंसर क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। इसी तरह अगर कहा जाए पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग का नाम क्या है, नहीं बता सकते जब तक चार ऑप्शन ना हो। चार ऑप्शन होना जरूरी है, क्यों, चार ऑप्शन नहीं तो फिर तीनों चीज आपको लिखना पड़ेगा, इस वर्गीकरण के अनुसार ये है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन है इस वर्गीकरण के अनुसार अगर दिया जाएगा तो मध्यवर्ती भाग पायरोस्फीयर हो गया, इस वर्गीकरण के अनुसार दिया गया तो जो है आपके स्विस के अनुसार सीमा हो गया, और अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार तो मैंटल हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें पृथ्वी के केंद्र का नाम क्या है या आंतरिक भाग का नाम क्या है तो कहेंगे क्रोड है, या आप क्या कहेंगे, निफे है इस वर्गीकरण के अनुसार, या इस वर्गीकरण के अनुसार बेरिस्फीयर है। अगर हम ये कहते हैं कि पृथ्वी में ज्वालामुखी के केंद्र सर्वाधिक कहां स्थित होते हैं तो उसका भी आंसर अलग अलग है। इस वर्गीकरण के अनुसार लिथोस्फीयर नहीं है, ऊपरी सतह नहीं है, पायरोस्फीयर है, क्योंकि पिघले हुए क्षेत्र की वजह से तो ही इसका नाम पड़ा है पायरोस्फीयर, उच्च तापमान मंडल। ये क्षेत्र है क्योंकि ये बहुत पतला भाग है, बहुत पतला है, 100 किलोमीटर तक है। क्यों, तो 100 किलोमीटर के बाद चट्टान के बाद, अर्थात जहां ये क्या है, ये प्लेट का हिस्सा है, ये डिफरेंट प्लेट्स हैं जो इस पिघले हुए पदार्थ के ऊपर तैर रही हैं। तो प्लेट की चौड़ाई जो मोटाई हो सकती है वो 100 किलोमीटर तक माना गया, तो 100 किलोमीटर तक आपके ये हो सकती है, लेकिन जो पिघलाव हो सकता है वो 30 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कहां पर पिघला हुआ क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। तो पायरोस्फीयर, तो ज्वालामुखी का केंद्र अगर पूछा जाए तो इस वर्गीकरण के अनुसार पायरोस्फीयर आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी का सर्वाधिक केंद्र कहां स्थित होता है तो इस वर्गीकरण के अनुसार सियाल, और इस वर्गीकरण के अनुसार निचली क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में होता है, कुछ मात्रा में अपर मैंटल में भी होता है। तो अगर ऑप्शन में निचली क्रस्ट और वो अपर मैंटल रहे तो आंसर आप वही टिक करिएगा, और अगर ऐसा नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो फिर लोअर क्रस्ट जो है आपके ऑप्शन दीजिएगा।
मान लीजिए आपसे कहा जाए ज्वालामुखी का सर्वाधिक केंद्र कहां स्थित होता है, और ऑप्शन अलग अलग कर दिया, ऊपरी भूप्रपट्टी, निचली भूप्रपट्टी, ऊपरी मैंटल, निचली मैंटल, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब लोअर क्रस्ट हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिपेंडेंट हैं किस पर, सारे आपके क्लासिफिकेशन पर। क्वेश्चन किस आधार पर बनाया जा रहा है, इस पर। तो क्वेश्चन का अगर आधार आपको पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को इस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, सियाल के भी नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्र को हम क्रोड के नाम से भी जानते हैं, हम निफे के नाम से भी जानते हैं, हम जो है बेरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को अगर कहा जाए तो मेंटल के नाम से भी जानते हैं, सीमा के नाम से भी जानते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन बन रहा है उसका 4 ऑप्शन डिसाइड करेगा कि तीनों में से किस वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न जो है किया गया है। तो ये नहीं 3 वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न बना करते हैं जो कि आपके इसमें आते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है और अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसमें क्या वेरिएशन पाया जाता है, कौन कौन सी चीजें कहां पर ज्यादा मौजूद हैं, ये सारा एनालिसिस हम लोग ने इस टॉपिक में किया। तो ये हम लोग का टॉपिक हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना।